हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। आत्मनिर्भर संस्था यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम जैसे कि डेली बात करते आ रहे हैं अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन के बारे में, और आज उन्हीं क्वेश्चनों को आगे कंटिन्यू करते हुए हम बात करेंगे। और इससे पहले हमारे कल का जो लास्ट क्वेश्चन था तो वो था दो संख्याओं का अनुपात था, मान लो 1 से 1/2 और 2 से ही 1/3 ऐसा कुछ था। उसे 15 बढ़ाए जाए और फिर अनुपात यह हो जाए तो उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करो। और उसके बाद में जो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो यह है दोस्तों कि यदि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात, 3 कक्षाएं दे रखी है और उनमें छात्रों का अनुपात दे रखा है हमें 2:3:5 है। यदि 40 छात्र प्रत्येक कक्षा में बढ़ाए जाए तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है। हमें 3 कक्षाओं का अनुपात दे रखा है 2:3:5 और प्रत्येक कक्षा में यदि 40 छात्र बढ़ाए जाए तो उनका बढ़ाने के बाद उनका अनुपात हो जाता है 4:5:7 हो जाता है। तो शुरुआत में कुल कितने छात्र थे? जो तीनों कक्षाएं उनमें शुरुआत में कुल कितने छात्र थे? और हमारे ऑप्शन है 100 थे या 400 थे, 200 या 180, और हम इसको निकालते हैं। मान लो ये फर्स्ट कक्षा, ये सेकंड क्लास और ये थर्ड क्लास, 3 कक्षाएं दे रखी है और उनका अनुपात हमारे को दे रखा है 2:3:5 दे रखा है। दोस्तों कितना दे रखा है? शुरुआत में तीनों कक्षाओं का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 2:3:5। और ये आगे प्रश्न कह रहा है यदि 40 छात्र प्रत्येक कक्षा में बढ़ाए जाए, तीनों कक्षाओं में 40 बढ़ाने के लिए बोल रहा है, तो क्या मैं इसमें 40 बढ़ा दूं? क्या इसमें भी 40 बढ़ा दूं? क्या इसमें भी 40 बढ़ा दूं? मैंने प्रत्येक कक्षा में 40 छात्र बढ़ा दिया और जो हमारे पास नया अनुपात निकल के आया, 40 बढ़ाने के बाद जो नया अनुपात निकल के आया प्रत्येक कक्षा में बढ़ाए तो अनुपात हो जाता है हमारे पास 4:5:7। कितने हो जाते हैं दोस्तों? अगर हमारे को 3 कक्षाओं का अनुपात दे रखा है और कह रहा है अगर प्रत्येक कक्षा में 40 बढ़ा दूं, प्रत्येक कक्षा में उसने 40 बढ़ा दिए और जो नया अनुपात निकल के आया वो आया 4:5:7। तो एक चीज आप नोट करिए दोस्तों, यहाँ से 2 और 4 में कितने का अंतर है? 2। 3 और 5 में कितने का अंतर है? 2। 5 और 7 में कितने का अंतर है? 2। तीनों कक्षाओं में सेम बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। कितना बढ़ा? 2। कितना बढ़ा? 2। हमारे हिसाब से तो 2 बढ़े, हमारे हिसाब से तो 2 बढ़े, और भाई साहब बोल रहे हैं कि मेरे अकॉर्डिंग तो 40 बढ़ रहे हैं। प्रत्येक कक्षा में कितने बढ़ रहे हैं? यहाँ प्रत्येक कक्षा में 2 बढ़ रहे हैं और हमारे अकॉर्डिंग कितने बढ़ रहे हैं? हमारे अकॉर्डिंग तो 2 बढ़ रहे हैं और भाई साहब के हिसाब से प्रत्येक कक्षा में कितने बढ़ रहे हैं? 40। तो हम किसी भी एक को ले सकते हैं क्योंकि तीनों कक्षाओं में सेम बढ़ रहे हैं और अनुपात भी सेम संख्या में बढ़ रहा है। तो हमारे हिसाब से तो 2 बढ़े और भाई साहब के हिसाब से 40 बढ़े। 2 की वैल्यू 40, तो 1 की वैल्यू का मान कितना आएगा दोस्तों? 40/2 और 1 का मान कितना निकल गया है मेरे पास? 20। पूछ क्या रहा है? शुरुआत में कुल कितने छात्र थे? तो बता दो मेरे को, शुरुआत में कुल कितने छात्र थे? 2 + 3 कितने हो गए? 5। 5 + 5 कितने हो गए? टोटल मेरे पास शुरुआत में कितने छात्र थे? 10। अगर 1 की वैल्यू 20 तो 10 की वैल्यू कितनी होगी? × 20। 10 को 20 से गुणा किया और मेरे पास कितने निकल के आए हैं दोस्तों? आंसर 200। कितने निकल के आए? 200। और कुल छात्रों की संख्या पूछी तो कुल छात्रों की संख्या निकल के आ गई मेरे पास 200। जैसे आपको प्रश्न बोले कि भैया पहले तो अनुपात ये थे, प्रत्येक कक्षा में मैंने 40 बढ़ा दिया और उसके बाद जो नया अनुपात निकल के आया वो आया 4, 5 और 7। कितना निकल के आया? 4, 5 और 7। इधर से देखा जाए तो भी 2 से 4 में भी 2 ही बढ़ रहे हैं, 3 से 5 में देखो तो भी 2 अनुपात बढ़ रहे हैं,
और 5 से 7 में भी 2 अनुपात बढ़ रहे हैं, तो तीनों में सेम बढ़ रहे हैं और यहाँ पर भी तीनों में सेम 40-40 बढ़ रहे हैं। तो क्या मैं यहाँ से एक मान निकाल सकता हूँ कि 2 की वैल्यू ही 40, तो 1 का मान निकल के आया मेरे पास 20, 1 का मान आ गया मेरे पास 20। अगर जैसे 1 का मान 20 आया तो पूछा क्या है प्रश्न ने, कुल कितने छात्र थे, और कुल कितने छात्र थे, 3 और 2 5। शुरुआत में पूछा है तो शुरुआत में तो थे 5 और 5 10, 10 छात्र थे तो 10 × 20, ए की वैल्यू 10, ए की वैल्यू 20 तो 10 की वैल्यू 200। और हमारे ऑप्शन कौन सा है, सी, ऑप्शन सी में हमारे 200 है। समझ में आया दोस्तों। आखिर में जार प्रश्न में हमारे को ये करना पड़ता है, लमसम जितने क्वेश्चन किए हमने शायद 40-45 क्वेश्चन कर लिए, उनमें प्रत्येक में ये देखने को मिलता है कि पहले तो हमारे को भाई साहब दे रहे हैं ना वो टोटल, और हमारे हिसाब से टोटल दे रहे हैं उनकी वैल्यू, और उनमें से हमें एक की वैल्यू याद करनी है। जैसे हमारे पास एक की वैल्यू आए फिर तो वो चाहे फर्स्ट संख्या पूछे, सेकंड पूछे, टोटल का योग पूछे, गुणज पूछे, भाजक पूछे, अंतर पूछे, कुछ भी पूछ लो ना, 2 संख्याओं का योग पूछे, फर्स्ट और तीसरी का योग पूछे, तो हम तो निकाल सकते हैं भैया। एक की वैल्यू आ गई ना फिर तो तू कुछ ही पूछ ले, निकाल देंगे। ओके दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ए और बी की मासिक आय। मासिक आय 5:6 के अनुपात में है, 5:6 के अनुपात में है, और उनका खर्च 3:4 के अनुपात में है, और उनका खर्च है वो 3:4 के अनुपात में। आगे प्रश्न क्या कह रहा है, यदि वे रुपये 1800 और रुपये 1600 की बचत करता है तो बी की मासिक आय ज्ञात करे। यदि वे रुपये 1800 व 1600 की बचत करता है तो बी की मासिक आय ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, बी की मासिक आय ज्ञात करनी है। दोस्तों प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा, ए और बी की मासिक आय दे रखी है हमें 5:6। ये पता नहीं है कि पैसे कितने हैं, उनका अनुपात दे रखा है 5:6 में है भैया इनकी मासिक आय, अनुपात में है, और उनका खर्च भी हमारे को अनुपात में दे दिया, 3:4 में दे दिया। पहले तो आय का दे दिया अनुपात और फिर खर्च का दे दिया अनुपात के अनुपात में है। यदि वे रुपये 1800 और रुपये 1600 की बचत करता है तो बी की मासिक आय ज्ञात करें। कर लो। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, ए और बी है, ये ए और ये बी है। ए की आय कितनी है दोस्तों, ए और बी की आय का अनुपात कितना दे दिया हमारे को, 5:6। किसकी आय का अनुपात है, किसका अनुपात है ये, ए और बी की आय का। आगे प्रश्न क्या बोल रहा है, और उनका खर्चों का अनुपात है वो दे रखा है हमें 3:4। 3:4। यदि वे रुपये 1800 व 1600 की बचत करता है। दोस्तों मैं आपको कल भी बताया था कि बचत कैसे निकाली जाती है। यदि मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दूं तो मेरे पास सेविंग निकल के आएंगी। अगर मैं टोटल आय में से जितने मैंने पैसे खर्च किए वो खर्चा मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या निकल के आएगी कि मैंने कितने पैसे बचाए। और वो पैसे कितने बचा रहे हैं, 1800 व 1600 रुपये बचा रहे हैं। कितने बचा रहे हैं दोस्तों, ये तो बचा रहा है 1800 रुपये ए तो, और बी कितना बचा रहा है 1600 रुपये।
ये भाई साहब बोल रहे हैं कि 1800 व 1600 की बचत करता है, मतलब ए तो 1800 की बचत करता है और बी 1600 की बचत करता है। यदि मान लो मैं 5x कर दूं, इधर 6x कर दूं, तो मैं अनुपात में परिवर्तन कर सकता हूं। बिल्कुल, कल भी बताया था मैं 50 कर सकता हूं, 60 कर सकता हूं, 500 लिख सकता हूं, 600 लिख सकता हूं, ये अनुपात का नियम कहता है। और अगर आय में 5x कर दिया तो क्या मैं खर्च में भी 3x कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि आय और खर्च अलग अलग होते हैं। आय में से खर्च घटाने पर हमारे बचत निकल के आती है, तो मैं इसे y से दर्शा दिया। किससे दर्शा दिया दोस्तों? y से। अब आपको यह भी बताया हुआ है कि बचत कैसे निकाली जाती है। कैसे निकाली जाती है बचत? इधर बात करता हूं। अगर मैं आय में से खर्च निकाल दूं 5x माइनस 3y, तो मेरे पास आय की बचत कितनी आई? 1800। अगर मैं b की बात करूं तो b की आय में से अगर खर्च निकाल दूं, 6x में से 4y माइनस कर दूं, तो मेरे पास 1600 रुपये बचेंगे। और ये तो हमारे भाई साहब बोल रहे हैं कि भैया इतने इतने करने के बाद आपके पास 1800 और 1600 रुपये बचेंगे। तो कर लो हल। पूछा क्या है? तो b की मासिक आय ज्ञात करो। हमें तो आय ज्ञात करना है। आय को मैंने क्या माना? x माना, मतलब x का मान ज्ञात करना है। अगर खर्च पूछते तो y का निकाल लेते, तो यहाँ से y तो हमारे को ज्ञात ही नहीं करना, तो क्या मैं y को सेम करके काट सकता हूँ? और सेम करने के लिए दोस्तों आपको बताया हुआ है कि ऊपर जितनी संख्या है उससे तो नीचे गुणा कर दो, और नीचे जितनी संख्या उसे ऊपर, तो ऊपर तो कर दो गुणा 4 से, और नीचे गुणा कर दो दोस्तों 3 से। अगर मैंने इसको 4 से किया तो यह हो गया 20x माइनस 12y बराबर 18 को मैंने 4 से किया तो दोस्तों कितना आ गया? 7200। 18 चौक 72। पावड़े याद कर लेना दोस्तों, 25 30 जितने हो सके। 6x को मैंने 3 से किया तो 18x, 3 को मैंने 4 से किया तो 12y, और यह आगे 4800। यहां भी चिन्ह माइनस, यहां भी चिन्ह माइनस, काटूं कैसे? चिन्ह तो सेम है और माइनस माइनस तो जुड़ते हैं। तो ऐसी कंडीशन आपको दिखे, तो जहां आपको चिन्ह नहीं दिखे जिसके सामने, वो हमेशा पॉजिटिव मानी जाती है। ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की है। अगर मैं यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस कर दूं, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस कर दूं, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तीनों जगह मैंने चिन्ह चेंज कर दिया, तो कोई आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए कि तीनों स्थान पर मैंने चेंज किए हैं। तो मानो 12y और 12 इधर प्लस की 12y, इधर माइनस की 12y, काट दो। 12y से 12y फिनिश। 20x में से 18x गए तो मेरे पास निकल गया ये 2x। यहाँ तो भैया प्लस आपने घटा कैसे दिए? यहाँ देखो चिन्ह चेंज किया था मैंने, यहाँ माइनस किया था, यहाँ प्लस किया था, और यहाँ पर भी माइनस। 7200 में से 1800 मैंने घटाया तो कितना बचा दोस्तों? 2200। तो ये 5000 के ऊपर 2200 और 200 ये बच गए। 2200 और 200 कितने होते हैं? 2400। कितने होते हैं? 2400। अगर मैं यहाँ से x का मान ज्ञात कर लूँ तो 2400 में अगर 4 का 2 का भाग लगा दूँ, काट दो 2400 को, तो मेरे पास निकल के आ गया x का मान 1200। अरे पूछा क्या है? यही तो पूछा है कि b की मासिक आय ज्ञात कीजिए। हमारे को अनुपात दे रखा था मासिक का 5:6, और हमसे पूछ लिया b की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो x का मान कितना है दोस्तों? 1200। रख दो 1200। b में पूछा तो b में रख दो, a में पूछा तो a में रख दो। हमारे से तो b पूछा है तो निकालो भैया, b पूछा है तो b निकाल दो। कहाँ ऐड करूँ? मान लो मैं यहाँ ही कर दूँ इसको, यहाँ नहीं, यहाँ पे लिख दूँ क्या? दिखाई दे रहा है क्या नीचे? हाँ। तो b की अपन को मासिक आय ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? b की मासिक आय। और b की मासिक आय हमारे पास कितनी थी? 6x। और x का मान कितना है? दिख रहा है क्या दोस्तों? 1200। अगर मैं 1200 को 6 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास कितने निकल के आएंगे? शायद दिख नहीं रहे यार, एक मिनट, मैं देखो दोस्तों यहाँ कर देता हूँ इसको। b की मासिक आय का अनुपात था हमारे पास 6x, x का मान आया 1200,
तो 6 इंटू 1200 मल्टीप्लाई कर दो, 12 छक्की 72। और बी की मासिक आय कितनी निकल के आ गई दोस्तों? 7200। यही तो पूछा है हमारे को कि बी की मासिक आय, और बी की मासिक आय कितनी आ गई? 7200। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, ये वाला क्वेश्चन, इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने इनको x मान के तो कर लिया, उसको भी कर लिया, लेकिन जो पहले वाला क्वेश्चन था क्या उसको हम और तरीके से भी कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। और वो तरीका आपको बताया हुआ था कि अनुपात के नीचे अनुपात ऐड कर लेना, तो उसके हिसाब से आपके आंसर आ जाएंगे। क्या करना है? अनुपात के नीचे अनुपात ऐड कर लेना, तो आपको आपके आंसर मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, कर सकते हो। मैं आपको जो फर्स्ट सवाल करवाया था उसको एक बार वापस देख के करवा देता हूँ। मान लो ये फर्स्ट, आज का जो फर्स्ट सवाल था उसको मैं दूसरे तरीके से करवा देता हूँ। अनुपात के नीचे हमारे को दे रखा था 3 कक्षाओं का अनुपात दे रखा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 2:3:5। आज का जो फर्स्ट सवाल था ना, जिसमें ऑप्शन थे 100, 400, 1800, 200, और सेकंड में बोला कि 40 बढ़ाया जाए तब अनुपात होता है 4:5:7। 40 बढ़ाने पर कितने होते हैं? 4:5:7। तो इसमें कितने बढ़ा रहे हैं दोस्तों? फर्स्ट तरीका तो हमने कर लिया था, डायरेक्ट अनुपात 40 बढ़ाया, 2 की वैल्यू 40, और ये उसका सेकंड तरीका है अगर वो प्रत्येक में 40 बढ़ाए। मैं कल भी बोला था, कल ये नियम वहाँ कल तो 2 अनुपात का था, मैं आपको इसलिए ये वापस बता रहा हूँ क्यों यहाँ 3 अनुपात आके, तो क्या हम इसको वैसे कर सकते हैं? आप बिल्कुल वैसे कर सकते हो। किस प्रकार कर सकते हो? इसमें भी 40 बढ़ाए, तीनों कक्षाओं में 40-40 बढ़ाए। तो मैंने कल आपको ये बोला अनुपात के नीचे अनुपात, और जितने घटाने और बढ़ाने के लिए बोले, जितने घटाने और बढ़ाने के लिए बोले आप उनको घटा दो, और घटाने के लिए बोले तो माइनस कर दो, और बढ़ाने के लिए बोले तो प्लस कर दो। यार अब बोलो कि कल वाले सवाल में तो 2 ही अनुपात थे, आज तो 3 है, अब क्या करें, कैसे वज्र गुणा? तो आप चाहो तो फर्स्ट और सेकंड का कर सकते हो वज्र गुणा। आप चाहो कि मैं तो ये नहीं करके इसका करना चाहता हूं, तो आप इसका कर सकते हो। किसी के 3 में से आप 2 के कर सकते हो, आपकी मर्जी की। मैं तो फर्स्ट और थर्ड का करना चाहता हूं, तो आप इन दोनों का कर सकते हो वज्र गुणा। तो मेरे हिसाब से मैं आपको फर्स्ट वाले से करके बताता हूं कि जो हमारे अनुपात वाला नियम था वो क्या दर्शा रहा था कि नीचे वाली संख्याओं का वज्र गुणे का अंतर और ऊपर वाली संख्या अनुपात है उनके वज्र गुणे का अंतर। तो इसको मैंने 40 को 4 से किया तो मेरे पास आएंगे 160। छोटी संख्या को बाद में लिखनी है, कभी हमारे अंतर नेगेटिव नहीं आता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। 40 को मैंने 5 से किया तो मेरे पास आगे दोस्तों 200, और 5 को मैंने 2 से किया तो मेरे पास 10, और 4 को 3 से किया तो 12 माइनस 10। 200 में से मैंने 160 घटा दिए। कितने घटा दिए? 2:3:5 ही था ना, और 5:7 कितने थे? अगर मैंने मान लो 200 में से 160 घटाया तो मेरे पास निकल गया है 40 दोस्त, और 12 में से 10 गए तो मेरे पास निकल गया है 2। 2 को मैंने काट दिया तो मेरे पास आया 20। और उसमें पूछा क्या था? क्या पूछ रहा था कि टोटल छात्रों की संख्या बताओ। टोटल तो भैया मेरे हिसाब से 10, और पर्सन में क्या निकल गया है हमारे 20 आंसर। तो टोटल को आप 20 से गुणा करो तो वही 200 निकल जाएंगे। और आप जो सेकंड सवाल करवाया उसको भी आप अनुपात के नीचे अनुपात लिख के कितना बढ़ाने और घटाने के लिए बोल रहा है, 180 और 1800 और 1600 है, उसको भी आप कर सकते हो। तो उसको आप खुद करना, और नहीं हो तो कमेंट में बता देना, कल वाली कक्षा में मैं ज़रूर बता दूंगा।
समझ में आ गया दोस्तों? मैं ये इसलिए बताया क्योंकि इनमें अनुपात 3 दे रखे थे, इसलिए वह 3 अनुपात को भी हम अनुपात के नीचे अनुपात ऐड करके कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो। चाहे फर्स्ट सेकंड का वज्र गुणा ले लो, चाहे सेकंड थर्ड का ले लो, चाहे फर्स्ट थर्ड का ले लो, आना हमारे सेम ही आंसर। अगला जो सवाल है टाइप नंबर 6, टाइप चेंज हो गई है, टाइप नंबर 6 हो गई। और उसका फर्स्ट सवाल है, एक बक्से में रुपये 180 है। एक बक्से में रुपये 180 है, जो कि 1 रुपया 50, जो कि 1 रुपया 50 पैसे व 25 पैसे, वह 25 पैसे पैसों के सिक्कों के रूप में, पैसों के सिक्कों के रूप में, सिक्कों के रूप में है। सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है दोस्तों हमारे को, प्रश्न दिख रहा है ना? सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है 2:3:4। पर्सन लैंग्वेज चेंज हो रही है दोस्तों, टाइप चेंज हो चुकी है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। जो सिक्के वाले पर्सन हैं, या तो वो आपको कुल रुपए दे सकते हैं और सिक्कों की संख्या पूछ सकते हैं, या आपको वो कुल सिक्के का मान लो एक ढेर है या कुल सिक्कों की संख्या दे सकता है और उनमें से पूछ सकता है कि भैया 1 रुपए के सिक्के कितने थे, 50 पैसे के सिक्के कितने थे, या फिर 25 पैसे के सिक्के कितने थे, ये वो आपको पूछ सकता है। तो पर्सन क्या कह रहा है दोस्तों, एक बक्से में रुपये 180 है। टोटल रुपए कितने हैं? टोटल रुपए आपके पास है 180, जो कि 1 रुपया, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे। 25 पैसे के रूप में सिक्के हैं। सिक्कों के रूप में, सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की, ये मान लो सिक्के हैं हमारे, सिक्कों की जो संख्या दे रखी है उनका अनुपात दे रखा है हमारे को 2:3:4। कितने दे रखे हैं दोस्तों? 2:3:4 दे रखे हैं। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। ये 50 पैसे हैं, इनके सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। मान लो 1 रुपया है और 2 सिक्के आपके पास, तो मेरे को ये बता दो कि इसमें कितने रुपए होंगे। क्या मैं इसमें रुपए निकाल सकता हूँ? 1 रुपया है, 2 सिक्के हैं, 1 रुपया आपके पास है, 2 सिक्के आपके पास है और वो 1-1 रुपये का है, तो ये मेरे को बता दो कि कितने रुपए होंगे। क्या 2 रुपये होंगे? 50 पैसे, 8 अन्नी। अगर आपके पास 8 अन्नी के 3 पैसे हैं, 3 सिक्के हैं, और आपको मैं बोलूं कि उनको मिला के पैसे कितने हैं, तो 1.5 है। 8 अन्नी 1 और फिर 50 पैसे 1.5। अगर 25 पैसे के 54 के आपके पास 4 सिक्के हैं, तो टोटल रुपए कितने हो गए दोस्तों? यार वो हो गया 1 रुपया। कितना हो गया? 1 रुपया। हमारे हिसाब से टोटल रुपए की संख्या कितनी है? 2, 3, 3.5 और 4.5। मेरे हिसाब से सिक्कों के टोटल रुपयों की संख्या है 4.5 रुपये, और भाई साहब बोल रहे हैं मेरे हिसाब से टोटल रुपयों की संख्या है 180। अगर 4.5 रुपये की वैल्यू ही 180, तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए 180/4 काट दो।
पॉइंट हटाया तो यहाँ ऐड कर दो 0। 45 को मैंने 80 से काटा, कितने आएंगे दोस्तों बताओ। 45 को मैंने 180 से काटा तो शायद 45 दूना 90, 90 90 180, तो मेरे पास निकल गया आगे 40। एक की वैल्यू कितनी निकल गई आगे 40। अरे भैया पूछा क्या है, 50 पैसों की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, और हमारे सिक्कों के 50 पैसे के जो अनुपात दे रखे थे वो कितने 3। अगर एक की वैल्यू 40 तो 50 3 की कितनी होगी, एक का मान 40 निकल के आया तो 3 सिक्के हैं, तो 3 सिक्के मतलब इसके पास कितने टोटल सिक्के थे, तो इसके पास थे 3 × 40 और 120 टोटल इसके पास 50 पैसों के सिक्के थे। जो ज्ञात करने के लिए बोला दोस्तों हमारे को, यही तो बोला कि 150 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या तो हमारे पास अनुपात दे रखा था 2:3:4, मतलब 50 पैसे का जो अनुपात था वो था 3। एक की वैल्यू 40 तो 3 का मान कितना निकल के आया 40 × 3 = 120। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो दोस्तों मैं आपको बता दिया कि जो सिक्कों के जो सवाल है वो आपको 2 प्रकार से पूछ सकते हैं। या तो आपको टोटल रुपए देके और आपको पूछ सकते हैं कि इनमें सिक्कों की संख्या क्या थी, या फिर आपको पूछ सकता है टोटल सिक्के दे दे कि मान लो आपके पास 500 सिक्के हैं और उनमें से अलग अलग का अनुपात दे दे 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, और आपसे ये पूछ ले कि इनमें भी 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 2 रुपये के सिक्के कितने हैं। तो अगला क्वेश्चन आप नोट कीजिए, 378 सिक्कों के ढेर में, सिक्कों के ढेर में 1 रुपये, 50 पैसे तथा 25 पैसे, 1 रुपये, 50 पैसे तथा 25 पैसे, 25 पैसे के सिक्के हैं, आगे प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, जिनका मान 13:11:7 के अनुपात में, जिनका मान 13:11:7 के अनुपात में है। यार पूछ क्या रहे हैं भाई साहब, ये बोल रहे हैं कि वो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, 50 पैसे के सिक्के कितने थे। और यही सवाल तो हमारे से इससे पहले वाले में पूछा, लेकिन उसने यहाँ टोटल क्या दे दिया, यहाँ टोटल उसने रुपए दिए थे, यहाँ टोटल सिक्के दे दिए। तो कर लो सोल्व। प्रश्न कह रहा है 378 सिक्कों के ढेर में से 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं जिनका मान 13:11:7 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कर लो, क्या दे रखा है दोस्तों, टोटल तो दे रखा है हमारे पास सिक्कों की संख्या, और वो दे रखी है 378। ये मान लो आपके पास 1 रुपया 50 पैसे, और ये कितने दे दिए 25 पैसे, और इनका मान कितना दे रखा है, मान वैल्यू का मतलब रुपए, इनका वैल्यू मान कितना है, और मान का मतलब हो गया रुपए। यार वो हमारे को रुपए अनुपात में दे रखे 13:11:7 के रूप में दे रखे। अगर आपके पास 1 रुपये का सिक्का है, आपके पास 13 रुपये है, और वो 13 रुपये किस प्रकार है, एक के सिक्के हैं, किस प्रकार है, एक का सिक्का है, एक के सिक्के कर करके आपके पास 13 रुपये है। तो मैं यहाँ सिक्कों की संख्या बता सकता हूँ कितनी है, बिल्कुल बता सकते हो। आपके पास 13 रुपये, और 13 रुपये किस अकॉर्डिंग, किस रूप में, एक रुपये का सिक्का है। अगर आपके पास एक का 13 सिक्का है तभी तो 13 रुपये होंगे, तो मैं लिख सकता हूँ 13 सिक्के। अगर 50 पैसे है
50 पैसे है और 50 आपके पास 11 रुपये है, तो मेरे को बता दो 11 रुपये में 50 पैसे आटन्नी, आटन्नी का कितने रुपए होंगे, कितने सिक्के होंगे? 11 दूना 22। भाई 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं तो 11 में 22। अरे भैया इधर तो चवानी पूछ ली, 25 पैसे पूछ लिए और इतने हमारे को कितने रुपए दे दिए? 4। 1 रुपये में चवानी के सिक्के 4 होते हैं तब जाके 1 रुपये बनता है। 4 में 4 को मिलाओ तब 1 रुपये बनता है। तो इधर 7 है, तो 7 में कितने सिक्के होंगे? यार वो होंगे हमारे पास 28। जोड़ दो, कर दो 28 और 22 कितने हो गए दोस्तों? ये हो गए हमारे पास 50 और 50 और 13 कितने हो गए? 63। हमारे हिसाब से तो सिक्कों की संख्या आ गई भैया 63 और भाई साहब के हिसाब से सिक्कों की संख्या है 378। 63 की वैल्यू 378, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 378 बटे 63। दिखाई दे रहा है नीचे, काट दो। किससे कटेगा दोस्तों? कोशिश करते हैं किससे कटता है। 7 और 10 3 18, 63 से काट सकते हैं क्या? काटो। 60 60 120, 120 और 180, 180 और 240। आप इसको ट्राई करो। 7 और 21, 6 से 6 × 18 का 8, हासिल के कितने? 1, 6 चंग 36, तो हमारे कट गया भैया 6 बार। 63 से 378 कट गए 6 बार। जैसे 6 बार कटे, पूछा क्या है भैया? 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है? अरे भैया मेरे पास तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 22 आ रही थी अनुपात में, और भैया एक की वैल्यू 6 है, तो 22 का मान कितना होगा? और 22 × 6 कर दो दोस्तों। 6 दूनी 12 का 2, हासिल को 1, 6 दूनी 12 और 1 13। भैया आपके पास तो 50 पैसे के जो सिक्के हैं ना, वो 132 है। कितने सिक्के हैं? 132 सिक्के हैं 50 पैसे के। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। दोस्तों ये सिक्कों के बारे में कुछ सवाल थे जो 2 टाइप प्रकार से आपको पूछ सकते हैं, और हम अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। 1 मिनट दोस्तों, मार्कर कहाँ गया? अगला सवाल है दोस्तों हमारा, यार वो दे दिया आपको, टाइप नंबर 7। हमारे सिक्के के सवाल खत्म हो चुके हैं दोस्तों, टाइप नंबर 7 आ चुकी है। एक धनराशि को पी क्यू और आर में आर में 2:7:9 के अनुपात में विभाजित किया गया यदि P और Q का कुल हिस्सा R के हिस्से के बराबर है। R के हिस्से के बराबर है तो P और Q के हिस्सों का अंतर ज्ञात करो। P और Q के हिस्सों का अंतर ज्ञात करो। प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों आपके पास, टाइप नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है। एक धनराशि को P, Q व R में 2:7:9 के अनुपात में विभाजित किया गया यदि P और Q ये और P और Q का कुल हिस्सा R के हिस्से के बराबर है, तो P और Q के हिस्से का अंतर ज्ञात कीजिए दोस्तों। ये आपके पास P, ये आपके पास Q, ये आपके पास R। इनका अनुपात दे रखा है दोस्तों 2:7:9 के रूप में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है?
पी क्यू आर का अनुपात दे रखा है 2:7:9। आगे क्या बोल रहा है, विभाजित किया गया है यदि पी और क्यू, क्या कह रहा है ये, पी और क्यू का जो हिस्सा है ना वो आर के अकेले के हिस्से के बराबर है। मान लो आप 3 लोग हो, आपके 2 के हिस्सा तो मान लो 10 रुपये, और एक तीसरा बंदा है ना उसका भी हिस्सा 10 रुपये, इसका मतलब दोनों का हिस्सा उस अकेले के हिस्से के बराबर है। चाहो तो आप देख लो 7 और 2 9, यहाँ कितने हैं दोस्तों 9। अगर मैंने इसको 20 कर दिया, इसको मैंने 70 कर दिया, तो ये कितने हो गए दोस्तों 900, सॉरी 90। जोड़ लो 20 और 7 70 कितने हो गए 90। यही तो प्रश्न कह रहा है। अगर मैंने इसको 20 ना मान के मैंने इसको कर दिया 30, 2 को 15 गुना कर दिया 30, 7 को मैंने 15 गुना किया तो कितना आएगा दोस्तों 15 7, बताओ 15 छक्की 90, 15 7 105, और 15 को मैंने 9 से कर दिया तो वो आ गया 135। क्या मैं 105 और 30 को जोड़ूं तो 135? बिल्कुल। अगर मैंने इसको 20 गुना कर दिया, 20 ने मान लो 200 कर दिया, और इधर ये 700, और इधर ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया मेरा 900। जोड़ने पर तो मान वही आ रहा है कि फर्स्ट और सेकंड का जो मान है वो तीसरे हिस्से के बराबर है, दोनों का हिस्सा तीसरे के हिस्से के बराबर है। लेकिन पूछा क्या है, पी और क्यू के हिस्से का अंतर ज्ञात करो। क्या हम इस कंडीशन में अंतर बता सकते हैं? हमारे इस पोजीशन में तो अंतर आ रहा है 5, पी और क्यू का 5। यहाँ हमारा अंतर आ रहा है 50, यहाँ हमारा अंतर आ रहा है 30 माइनस किया 75, यहाँ मेरा अंतर निकल के आ रहा है भैया 500। क्या अंतर आ रहे हैं क्या? आपको ऑप्शन में दिए होंगे 50, 75, 500। और जो चौथा ऑप्शन होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, या फिर अपर्याप्त है, या कुछ भी दे दे चौथा ऑप्शन में, मतलब कुछ नहीं। तो उसमें आपको क्या अंतर आप बता सकते हो? बताओ मेरे को कि इनमें अंतर कौन सा करूँ मैं, 5 करूँ, 50 करूँ, 75 करूँ या 500? तो ऐसे क्वेश्चन में आपके ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा, और उस ऑप्शन में आपके पास दिया होगा कि इनमें से कोई नहीं, अपर्याप्त है। तो आपको चौथा ऑप्शन में या चौथे में मान लो है या फर्स्ट में है तो अपर्याप्त वाला करके आना है। ऐसी कंडीशन में आपका अंतर नहीं निकल सकता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। टाइप नंबर 7 का जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा टाइप नंबर 7 का जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है, टाइप नंबर 7 खत्म हो चुकी है दोस्तों। टाइप नंबर 8 का आ गया, किसी संख्या को किसी संख्या को 6, 7, 15 और 17 दे रखा है के प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए, प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए कि चारों संख्याएं समानुपातिक हो जाए। चारों संख्याएं दोस्तों क्या हो जाए? समानुपातिक हो जाए। तो मेरे को आप तो डायरेक्ट बता दो कि ये प्रश्न कह रहा है किसी संख्या को 6, 7, 15 और 17, कोई संख्या दे रखी है। अब उस संख्या का पता नहीं है कि वो संख्या क्या है। को 6, 7, 15 के प्रत्येक संख्या में, उस संख्या को इनके प्रत्येक में जोड़ा जाए कि संख्याएं क्या हो जाए हमारी? समानुपातिक। और समानुपाती का हमने नियम पढ़ा था समानुपात का, कि 2:2 होते हैं। ऐसी कंडीशन में मध्य पदों का गुणज और बाह्य पदों का गुणज। तो कर दो दोस्तों। संख्या क्या दे रखी है हमारे को? 4 संख्याएं दे रखी है। मान लो ये फर्स्ट संख्या, ये सेकंड संख्या, ये थर्ड संख्या और ये 4। अब वह संख्या क्या है? ये 6 दे रखा है, ये 7 दे रखा है दोस्तों, और समानुपाती का नियम कह रहा है तो ये दे रखा हमारे को 15:17। यही तो हमारे समानुपातिक मतलब समानुपात का नियम दर्शाता है दोस्तों। वो संख्या
मैंने मान लो इसमें x ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? आपके पास ऑप्शन है A 6, B 3, C 5 और D 4। ये आपके पास 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। 6 प्लस x जोड़ना है, 6 प्लस x, और मैंने यहाँ कर दिया 7 प्लस x, यहाँ कर दिया मैंने 15 प्लस x, और यहाँ कर दिया 17 प्लस x। यही तो अनुपात का नियम दर्शाता है कि किसी भी अनुपात में मैं करेक्शन कर सकता हूँ, सेम डिजिट से उनको परिवर्तन कर सकता हूँ, दशमन दर्शा सकता हूँ, यहाँ से 8 कर सकता हूँ, 70, 150, 170। और आगे पूछा क्या है भैया? वो समानुपातिक हो जाए, और समानुपातिक मतलब बाह्य पदों का गुणज और मध्य पदों का गुणज कर दो गुणा। 6 प्लस x और 17 प्लस x, और इधर क्या निकल के आया? 7 प्लस x और 15 प्लस x, कर दो भैया गुणा। 17 को मैंने 6 से गुणा किया, 17 दूना 34, 34 दूना 68, और 68 और 17, 17 बने 70 छक्की 102 हो जाएंगे, 102x। 17 को मैंने x से किया 17x, और अब मैंने x को किया तो 6x, और x को x से किया तो x स्क्वायर बराबर इधर आ गए। 15 को मैंने 7 से किया तो 105x, और 15 को मैंने x से किया तो 15x, x को मैंने x से किया तो x स्क्वायर, x को मैंने 7 से किया तो 7x। ये रामायण दोस्तों आपके समझ में आई होगी। आप प्रेशर मत लेना, ऐसे आपको x वाली कंडीशन समझ में नहीं आए तो हम इसको दूसरे तरीके से भी करके बताएंगे। ये तो बेसिक तरीका है, हो सकता है आर्ट्स वाले स्टूडेंट के समझ में ना आए, मैथ वाले के तो जरूर आ सकता है ये। तो इसको कोष्टक को इससे गुणा करो, इसको मैंने इससे किया, क्या मैं ये एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस में है, ये आपस में बराबर में, इसको उधर ले जाऊंगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट, 102x मैं उसको उधर ले गया। पहले रुको इसको सोल्व करते हैं। 102, 17 और 6x कितने हो गए? यहाँ दोस्तों 102x नहीं होंगे, यहाँ केवल यही है, x का नहीं है। 17 को 6 से किया तो 17x और 6x कितने हो गए दोस्तों? ये हो गए मेरे पास 23x, और 15x और 7x कितने हो गए? 15 और 7 22x को मैं इधर ले आऊं तो ये माइनस में 22x, उधर बचे भैया मेरे पास 105 और 102 को मैं उधर ले जाऊं तो माइनस। समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। 23x में से मैंने 22x घटाया, 23x में से मैंने 22x में इसको यहाँ कर रहा हूँ, 23 में से 22x घटाया तो मेरे पास निकल के आ गया दोस्तों x, और 105 में से 102 माइनस किया तो मेरे पास निकल गया ये 3। और वह संख्या मैं कितनी लूँ? वह संख्या कितनी लूँ? वह संख्या भैया आप 3 लो। अगर 3 लोगे तो आपका समानुपातिक सेम हो जाएगा, समानुपाती का नियम सिद्ध हो जाएगा। और ये हमारे को एक नियम सिद्ध करने के लिए ये प्रश्न दिया है कि जो समानुपाती का नियम है ना उसको आप सिद्ध करके बताओ। ये तो हमारा था इसका फर्स्ट तरीका, और इसका मैं सेकंड तरीका करवाता हूँ दोस्तों आपको कि सेकंड तरीके से कैसे करें। सेकंड तरीका आपका है समानुपाती का मतलब ही हो गया दोस्तों दो अनुपात अलग अलग होते हैं, बराबर होते हैं। आपको मैंने बताया था अनुपात के नीचे आप अनुपात ऐड कर दो, अनुपात के नीचे आप अनुपात के नीचे अनुपात ऐड कर दो। एक तो वो नियम बताया था, और ऐसे आपके समानुपातिक वाला दिखे न तो आप पहले तो लिख दो 6 और 7 का अनुपात, उसके नीचे ऐड कर दो 15 और 17 का अनुपात। कुछ नहीं करना है दोस्तों, एक लाइन याद रखनी है, इनका वज्र गुणा कर दो, और ऊपर तो कर दो वज्र गुणे का अंतर, और नीचे कर दो वज्र गुणे का योग। ये लाइन याद रख लेना दोस्तों। ऊपर तो करना है वज्र गुणे का अंतर। मानो मैंने वज्र गुणा किया, 17 को 6 से किया और 15 को 7 से किया, पहले बड़ी। हमेशा अंतर पॉजिटिव होता है न कि नेगेटिव, कभी अंतर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो 105 पहले बड़ी संख्या, 6 को मैंने 17 से किया 102, और यहाँ नीचे क्या करना है वज्र योग का अंतर। पहले वज्र गुणे का अंतर, वज्र योग करो। 15 और 7 कितने हो गए? पहले तो 17 और 6 बताओ 23। ये तो आपको करना पड़ेगा, कौन बड़ी और कौन छोटी है ये मैं नहीं करके बता सकता। 15 और 7 22,
105 में से 102 गए दोस्तों, तो मेरे पास बचे 3। 23 में से 22 गए तो 1, और वह संख्या क्या निकल के आई? 3। ये हमारा सेकंड नंबर का तरीका। और अगर मेरे को तो ये भी नहीं करना सर, और कोई तरीका हो तो वो बता दो। यार वो तो फिर आपके पास है कि आप ऑप्शन उठा के चेक करो। आपको दे रखा है 6, 7, 15 और 17। तो इसमें पहले तो आप जोड़ो, जोड़ने के लिए बोल रहा है, जोड़ा जाए तो पहले जोड़ दो 6। मैंने फर्स्ट ऑप्शन उठाया 6, 6 और 6 कितने हो गए? 12, और 7 कितने हो गए? 13, 15 और 6 कितने हो गए? 21, और 17 और 6 कितने हो गए दोस्तों? 23। क्या स्कोर में इसको गुणा करूँ तो बराबर आएगा क्या? करो 23 और 21 को। हमारे को पता है, हमने पहले विधि से कर लिया, तो मैं टाइम खराब नहीं कर रहा हूँ। 6 की ऐसी कंडीशन में ये कभी बराबर नहीं आएंगे। मान लो 3 जोड़ के देखा, 6 में 3 जोड़ा 9, 7 में 3 जोड़ा 10, 15 में 3 जोड़ा 18, और 17 में 3 जोड़ा 21। बाह्य पदों का गुणज और मध्य पदों का गुणज। 9 को मैंने 21 से मल्टीप्लाई किया, 9 और 9 दो 18, सॉरी यहाँ कितने 20 है, 180। इधर तो आगे मेरे पास 180, और 10 को मैंने इससे किया तो ये 180। सिद्ध हो रहा है क्या? 3 से बिल्कुल हो रहा है।